स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर। आज की हम बात करें तो आज में बेटा हम जो पढ़ने शुरू करेंगे तो हम सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे व्हाट आर द टेस्ट फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के क्या क्या टेस्ट हैं, हमें कैसे पता चलेगा गिवन चीज हाइड्रोजन पेरोक्साइड है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमारे पास आ जाएगी बेटा जी, जस्ट अ सेकेंड। तो सबसे पहली बात हमारे पास आएगी टेस्ट फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का जो टेस्ट है हमारे पास, टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कि हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कौन कौन से टेस्ट हैं जो जिससे हमें पता चले हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। सबसे पहला हमारे पास होता है लेड सल्फाइड यानी सल्फाइड टेस्ट, इसको फिल्टर पेपर टेस्ट बोलते हैं। ठीक, इसको बोलेंगे हम क्या करेंगे, वी टेक अ फिल्टर पेपर और फिल्टर पेपर पे बेटे हम पीबीएस लेड सल्फाइड के डॉट लगा देंगे। We very well know that lead sulfide जो होता है वो ब्लैक इन कलर होता है और हमने पढ़ा था हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसको किसमें चेंज करता है, लेड सल्फेट में, विच इज कलरलेस। तो कलर जो होगा वो खत्म हो जाएगा अगर H2O2 के साथ इसको लगाएंगे। तो हमने पाया कि हमने फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर पेपर पे हमने इस ब्लैक लेड सल्फाइड के डॉट्स लगा दिए और इसको जो जिसमें हमें H2O2 होने का शक है उसके क्लोज में लाया। तो हमने पाया कि अगर वो कलर फिनिश हो गया, ठीक, अगर वो कलर फिनिश हो गया हमारे पास, ठीक है, नो मोर यू कैन से ब्लैक कलर इज देयर, तो समझ लेना कि ये H2O2 है। ये पहला टेस्ट होता है बेटा हमारे पास H2O2 का, दिस इज फर्स्ट टेस्ट। ठीक, दूसरा टेस्ट बेटे, दूसरा टेस्ट हमारे पास होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 टेस्ट। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आप क्या करें K2Cr2O7 ले लें और इसमें H2O2 ले लें, थोड़ा सा एसिड ले लें, ठीक है जी, और क्या करें आप इसको हल्का सा आइस कोल्ड सॉल्यूशन में रखें, आइस कोल्ड सॉल्यूशन में रखें और ईथर की प्रेजेंस में रखें। तो बोलो ये वाला आपको मैंने करवाया था कि नहीं करवाया था, कि इससे क्या बनता है बेटे, इससे बनता है K2SO4 प्लस क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक, I have not balanced the equation, you can do that very easily। चलो मैं कर ही देता हूं तुम्हारे लिए। ठीक, यहाँ पे 4 लगा दो और क्रोमियम के आगे 2 लगा दो और यहाँ 5 लगा दो, लो जी बैलेंस हो गया। नाउ दिस इज यू वेरी वेल नो ब्लू इन कलर। तो ब्लू है, ये ईथर के लेयर को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा, ये ईथर के लेयर को ब्लू कर देगा। तो यहां से बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाएगा ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है मेरे दोस्त। ठीक, क्योंकि ये कलर ही सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड में आता है और आता ही नहीं है। अदरवाइज पोटेशियम डाइक्रोमेट तो हमेशा ग्रीन कलर में शो करता है रिएक्शन, लेकिन ब्लू कलर सिर्फ और सिर्फ H2O2 देता है। सो दिस इज अनदर टेस्ट। इसी तरह से KMnO4 का टेस्ट हो सकता था। ठीक, हमने पढ़ा था कि MnO4 के सामने H2O2 इज वर्किंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, सो एसिडिफाइड KMnO4 डीकलराइज हो जाएगा, यानी हम बोलेंगे H2O2 कैन decolorize H2O2 can decolorize KMnO4 solution। KMnO4 solution को H2O2 जो होता है वो डीकलराइज कर देता है। तो KMnO4 solution जो होता है decolorises, KMnO4 solution decolonized by H2O2। clear? And another test is टाइटेनियम सॉल्ट का टेस्ट। आप इसमें टाइटेनियम सल्फेट ले लें, टाइटेनियम +4 में लेने का, ठीक है जी। आपने यहां टाइटेनियम सल्फेट ले लेना है जिसमें टाइटेनियम कौन सी स्टेट में होगा, +4 में होगा। अब इसमें अगर आपने H2O2 डाला, ठीक, H2O2 डाला इन न्यूट्रल मीडियम लाइक वाटर, बेटा ये एक एसिड देगा जिसको हम बोलते हैं पर टाइटेनिक एसिड। पर टाइटेनिक एसिड
ठीक, विच इज येलो टू ऑरेंज, येलो टू ऑरेंज कलर अपेयर होगा H2Ti पर टाइटेनिक एसिड O4 प्लस H2SO4। तो ये कलर जो है ये येलो से येलो टू यू कैन से ऑरेंज कलर इसका सॉल्यूशन का हो जाता है, येलो टू ऑरेंज। सो दिस सर्व्स एज अ टेस्ट। कोई और सॉल्यूशन H2O2 के अलावा कोई भी और ऐसा नहीं करती सिवाय दैट ऑफ H2O2। सो H2O2 जो होता है उसमें टाइटेनियम सल्फेट जो होता है वो पर टाइटेनिक एसिड, क्या बोला मैंने इसको, पर टाइटेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, पर टाइटेनिक एसिड which is colorful, got it or not। और अगली बात, अगर आपको इसमें किसी भी चीज में हाइड्रोजन परऑक्साइड होने का शक हो, आप एक काम करिएगा, आप KI की सॉल्यूशन लें और जिसमें भी शक है उसमें H2O2 डालें, और जिसमें भी H2O2 होने का शक है उसको KI में डाल दें, एंड देन पास्ड इनटू द स्टार्च सॉल्यूशन। इसको किसमें डाल दो, स्टार्च में डाल दो। हमें अच्छे से जानते हैं आयोडीन टर्न्स स्टार्च सॉल्यूशन ब्लू, आयोडीन टर्न्स स्टार्च सॉल्यूशन ब्लू। तो होगा क्या, ये जो स्टार्च सॉल्यूशन होगा दैट टर्न्स ब्लू। ठीक, क्यों, आयोडीन क्यों करेगी, क्योंकि आपको पता है H2O2 क्या कर देता है, KOH बना के आयोडीन को लिबरेट कर देता है, आपको याद होगा। एंड आयोडीन जो है वो स्टार्च का एक पोर्शन होता है अमाइलोज, ठीक है जी, उसके अंदर जाके घुल जाता है, उसके अंदर इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो उससे ब्लू कलर आ जाता है बेटा। सो दैट इज हाउ ब्लू कलर कैन बी ऑब्टेन्ड। तो आप क्या करेंगे, जिसमें भी H2O2 होने का शक है उसमें KI डाल करके उसको स्टार्च सॉल्यूशन में शिफ्ट कर देंगे। अगर स्टार्च सॉल्यूशन ब्लू हो जाएगा तो हमें समझ में आ जाएगा आयोडीन इज लिबरेटेड, एंड इफ आयोडीन इज लिबरेटेड दैट इज सर्टेनली यू कैन से H2O2। तो ये टेस्ट है, एक हो गया लेड सल्फाइड टेस्ट, दूसरा पोटेशियम डाइक्रोमेट टेस्ट, तीसरा KMnO4 टेस्ट, चौथा टाइटेनियम सल्फेट टेस्ट, और पांचवा स्टार्च सॉल्यूशन टेस्ट। तो ये 5 टेस्ट होते हैं जिसको हम H2O2 के लिए यूज करते हैं। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो क्विकली। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ H2O, इससे इंपॉर्टेंट कोई भी पार्ट नहीं है H2O। ठीक, थोड़ा सा ध्यान देंगे, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ H2O, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ठीक है जी, देखो बेटा H2O2 की स्ट्रेंथ 3 तरीके से निकाली जाती है, ठीक है। एक होती है जिसको बोलते हैं वेट स्ट्रेंथ, वेट स्ट्रेंथ, ये पहली तरह की होती है जिसको अपन वेट स्ट्रेंथ बोल देते हैं। समझ में आई बात, ये हो गई वेट स्ट्रेंथ। बेटा वेट स्ट्रेंथ निकालते हैं, निकालते कैसे, वेट पर लीटर, वेट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वेट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज वेट स्ट्रेंथ। समझ में आ गई बात कि कितना वेट 1 लीटर सॉल्यूशन में है, 1 लीटर सॉल्यूशन में H2O2 का वेट कितना है, यानी इसको ऐसे बोल सकते हो वेट ऑफ H2O2 present in, weight of H2O2 present in 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना हमारे पास वेट होगा, वेट स्ट्रेंथ उसको बोलेंगे। तो वेट स्ट्रेंथ इज वेट पर लीटर, तो वेट ऑफ H2O2 प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी, अगली बात आती है जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ। दूसरी बात आती है जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ। तो बेटे जब आप परसेंटेज स्ट्रेंथ की बात बोलते हो, इट इज अमाउंट ऑफ H2O2 प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे,
amount of H2O2 present in 100 milliliter of solution। ठीक, परसेंटेज स्ट्रेंथ जो होती है वो बेटा 100 मिलीलीटर में कितना वेट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास होती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कोई भी आपका बॉटल हो, कोई भी चीज होगी, उस पे बेटा वॉल्यूम स्ट्रेंथ लिखी रहती है। ऐसे लिखा होता है 10 वॉल्यूम H2O2 या 20 वॉल्यूम H2O2 and so and forth. Now, what do you mean by 10 volume H2O2? इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ बेटे? इसमें क्या होता है कि बेसिकली जब H2O2 टूटता है, ऑक्सीजन देता है, तो हमें यह देखना होता है कि कितनी मिलीलीटर ऑक्सीजन, ठीक, कितनी मिलीलीटर ऑक्सीजन मिली है बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे 10 वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन gives 10 liter of oxygen at STP. Mind it, it is at STP. यानी अगर 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन का लोगे, वो 10 मिलीलीटर ऑक्सीजन देगा एसटीपी पे जब वो टूटेगा। तो समझ में आई बात? यानी 20 मिलीलीटर अगर हम बात करेंगे, 20 वॉल्यूम H2O2, इसका मतलब 1 लीटर और मिलीलीटर। अगर मिलीलीटर की बात करोगे तो मिलीलीटर में आएगा, लीटर की बात करोगे लीटर में आएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख देता कि 1 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन gives 1 milliliter of solution gives 20 milliliter of oxygen at STP जब हमारा H2O2 टूटेगा। इस तरह से बोला 30 वॉल्यूम। तो 30 वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ बेटा? सिंपल बात कि 1 मिलीलीटर विल गिव 30 मिलीलीटर। तो ये 3 तरह से स्ट्रेंथ देखी जाती है बेटा, वेट स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है बच्चे? पर अपन आपको एक ही फॉर्मूला करवाएंगे और उस एक फॉर्मूला से सारा दुख दर्द आपका मैं दूर कर दूंगा। आपको कोई याद नहीं करना है, क्योंकि इसको करवाने में ना लोग क्वेश्चंस करवाते हो बहुत लंबा चौड़ा वे आउट यूज करते हैं। ठीक, अपन लंबा चौड़ा वे आउट नहीं करेंगे, एक सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक, जिससे इसका कोई भी क्वेश्चन किसी भी चीज में चेंज हो जाए। ठीक, देखो ध्यान से, आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट वॉल्यूम स्ट्रेंथ is 5.6 into normality। ये फॉर्मूला अगर आपके पास है तो आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन इसमें निकाल सकते हैं। ठीक, फॉर्मूला है, क्या बोला है मैंने कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ is 5.6 into normality। वॉल्यूम स्ट्रेंथ is 5.6 into normality। ये बात का हमें पूरा ध्यान रखना है। अब देखो बेटा, इससे क्वेश्चन कैसे निकलेंगे वो तो बताता हूं, पहले इसको हम थोड़ा सा एलेबरेट कर लेते हैं। ठीक, ताकि हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ को वेट स्ट्रेंथ में, वेट स्ट्रेंथ को वॉल्यूम स्ट्रेंथ में, गिवन वेट को एक्सेट्रा कर सके। देखो मेरे बच्चों, हमें ये तो पता ही है कि नॉर्मेलिटी जो होती है वो मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर होती है। ठीक है, और H2O2 एक डाई बेसिक एसिड है, यानी 2 H देता है, तो इसका एन फैक्टर क्या होता है? 2। सो दिस फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी रिटन एज वॉल्यूम स्ट्रेंथ into 5.6 into 2 into मोलैरिटी। ठीक है, रट्टा नहीं मारने का, समझ लेने का
कि H2O2 एक डाई बेसिक एसिड है, तो ये अलग फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। मोलैरिटी अगर दी, अगर मोलैरिटी नहीं दी है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज 5.6 इंटू 2 इंटू मोलैरिटी कैसे निकालते बेटा, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स, इन लीटर्स। ठीक, ये वॉल्यूम इन लीटर है, ये वॉल्यूम इन लीटर है, और हमें पता है वेट पर लीटर इज वेट स्ट्रेंथ। तो इस फॉर्मूला से और चीज निकल सकती है कि वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज 5.6 इंटू 2, क्या हो जाएगा 5.6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 11.2 इंटू वेट बाय वॉल्यूम। मैंने कहा ये क्या है, ये वेट स्ट्रेंथ है, वेट स्ट्रेंथ है। तो बेटा डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास कितना होता है, H2O2 का मोलर मास 34, ठीक, इनटू वेट स्ट्रेंथ, इनटू वेट स्ट्रेंथ। क्यों जी, समझ में आती है कि नहीं आती है? ठीक, तो यहां से अपन वेट स्ट्रेंथ का भी निकाल सकते हैं। अब देखो आगे, वेट स्ट्रेंथ वो पर लीटर आया, पर 100 मिलीलीटर में ढूंढना होगा तो वो क्या होगी, परसेंटेज स्ट्रेंथ। ये पर लीटर आया, लीटर को मिलीलीटर में करना होता तो इनटू क्या होता 1000। मान लो अगर मैं ऐसा कर देता कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज 11.2 इनटू मोलैरिटी की जगह लिखता वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास 34 इनटू वॉल्यूम, अगर मिलीलीटर में होती तो इनटू 1000 करते कि नहीं करते, करते कि नहीं करते, कर देते ना बेटा। पर अपने को 1000 में थोड़ी चाहिए, अपने को किस में चाहिए 100 में, 1000 में ये 100 में ये। तो कहने का मतलब है वेट स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 10 जो आ जाएगा, वेट स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 10 जो आ जाएगा वो परसेंटेज स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि ये 1000 मिलीलीटर में है, हमें किसमें चाहिए 100 में। तो बेटा हम यहां से ये भी बोल सकते थे कि अगर हम इसको डिवाइड बाय 10 कर दे तो वो क्या हो जाएगा, वो परसेंटेज स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो हमें ये पता था कि परसेंटेज स्ट्रेंथ जो होती है वो आ जाएगी वेट स्ट्रेंथ, वेट स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 10। तो काके वेट स्ट्रेंथ इज परसेंटेज स्ट्रेंथ इनटू 10, तो फॉर्मूला यहां पे चेंज हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज 11.2 divided by 34 into percentage strength into 10। तो मेरे बच्चों यहां से अपन लोग परसेंटेज स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं। तो देखो अगर हमें मोलैरिटी दी गई हो, अगर हमें मोलैरिटी दे दी गई हो तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाता है, नॉर्मेलिटी दे दी गई हो तो फॉर्मूला वो बन जाता है। अगर हमें वेट वॉल्यूम दे रखा है फॉर्मूला ये बन जाता है। अगर वेट स्ट्रेंथ निकालनी हो या वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी हो वेट स्ट्रेंथ से तो फॉर्मूला ये बन जाता है। और अगर परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालनी हो तो फॉर्मूला ये बन जाता है। तो आप ये ध्यान दें कि बेसिकली क्या है, फॉर्मूला एक ही है, उसको मैंने तरह तरह से चेंज कर दिया। क्योंकि नॉर्मेलिटी अगर हम देखते हैं, मोलैरिटी देखते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू क्या होता है एन फैक्टर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे मोलैरिटी आ गई, मोलैरिटी की वैल्यू पुट कर देते ये आ जाता। उसके बाद वेट स्ट्रेंथ निकालते तो ऑब्वियसली वेट बाय वॉल्यूम था, मॉलिक्यूलर मास 34 ये पुट करके आ जाता। और इस तरह से किसी का भी आपस में रिलेशनशिप बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है। अब हम कोई भी तरह का क्वेश्चन इस पे कर सकते हैं चुटकियों के अंदर, किसी भी तरह का क्वेश्चन, मुश्किल से मुश्किल, इजी से इजी। जैसे मैं 2-1 क्वेश्चन करवा देता हूं तुम्हें, ठीक। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया मैंने कहा कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी of
10 वॉल्यूम H2O2, 10 वॉल्यूम H2O2। लो जी, इससे 100 का कुछ हो जाएगा क्या? हमें दिया था नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो नॉर्मेलिटी विल बी, सॉल्यूशन कैसे होगा? नॉर्मेलिटी विल बी वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 5.6। तो 10 डिवाइडेड बाय 5.6 चुटकी में आंसर आ गया। कहां सॉल्व करते रहना था, क्योंकि आपको जब भी कभी किसी ने +1 में पढ़ाया होगा तो ये गारंटेड है उसमें इसको इक्वेशनों के थ्रू बताया होगा। ठीक, इतना लंबा टाइम हमारे पास कहाँ है यार। ठीक, तो इट इज वेरी वेरी सिंपल। आप इसको सीधे सीधे से कर दें तो ये आ जाएगा 1.76 नॉर्मल। ठीक, मान लो हमें बोला कैलकुलेट the volume strength of 3% H2O2 solution। अब 3% H2O2 solution है। अभी हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 डिवाइडेड बाय 34 इंटू परसेंटेज स्ट्रेंथ इंटू 10। तो भैया सीधा सीधा सा फॉर्मूला पुट किया, 11.2 डिवाइडेड बाय 34 इंटू 3 इंटू 10। लॉजी वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकल आई। यानी इन फॉर्मूलाज को लगाते हुए आप H2O2 का कोई भी क्वेश्चन चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक, चुटकियों में कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। ठीक, आपको टाइम ही नहीं लगना है उसको करने में, इट इज वेरी सिंपल टू डू। ठीक, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका ट्रिकी पार्ट करवाता हूं। ये तो सारे कर ही लेंगे। ठीक, ये तो सारे कर ही लेंगे। मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है, इजीली कर सकते हो। लेकिन आपको कुछ चीजें मैं और करवाना चाहूंगा। जैसे लिखिएगा क्वेश्चन, प्लीज क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है 30 मिलीलीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, 30 milliliter of H2O2 solution after acidification, 30 milliliter of H2O2 solution after acidification required 30 milliliter of N/10 KMnO4 solution, 30 milliliter of N/10 KMnO4 solution for complete oxidation, for complete oxidation calculate the percentage and volume strength of H2O2, calculate the percentage and volume strength of H2O2। अगर तुम लोग समझदार हैं तो बहुत इजीली कर सकते हैं, और नहीं भी है तो मैं बना दूंगा तुम्हें। ठीक, देखो हमें बोला 30 मिलीलीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, यानी H2O2 का जो वॉल्यूम दे रखा है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ H2O2। पहली बात है वॉल्यूम ऑफ H2O2, ये 30 मिलीलीटर दे रखा है भाई। ठीक, और इसको KMnO4 से रिएक्ट किया है, वॉल्यूम ऑफ KMnO4, वॉल्यूम ऑफ KMnO4। ठीक, वो कितना दे रखा है मेरे बच्चे? वो दे रखा है 30 मिलीलीटर, और इसकी नॉर्मेलिटी जो है N, ठीक, N ऑफ KMnO4
ठीक है जी। n ऑफ KMnO4 वो कितना दे रखा है बेटे हमारे पास, वो दे रखा n/10 यानी 1/10 यानी 0.1। और हमें पूछा है, इसने इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया है, कंप्लीटली रिएक्ट कर दिया, परसेंटेज स्ट्रेंथ और वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालो। तो सिंपल सी बात है, पहले इसकी नॉर्मेलिटी निकाल लो। कैसे? N1V1 इज इक्वल टू N2V2। मान लो 1 लगा दिया इसके लिए, 2 लगा दिया उसके लिए, तो N1 विल बी इक्वल टू N2V2 अपॉन V1। ठीक, तो 0.1 इंटू 30 अपॉन 30, तो ये हो गया कैंसल। तो नॉर्मेलिटी आ गई H2O2 की 0.1, नॉर्मेलिटी आ गई तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल लोगे, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगा 5.6 इंटू 0.1। लो जी, चुटकी के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर कभी इसका सॉल्यूशन किसी बुक में देखोगे तो लंबा सॉल्यूशन होगा। समझ में आई बात? तो हमने बहुत सिंपली तरीके से इसको सॉल्व कर दिया है। अब ये आ गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ, आपको बोला परसेंटेज स्ट्रेंथ, अभी समझाया वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होता है 11.2/34 इंटू परसेंटेज स्ट्रेंथ इंटू 10। तो भैया वॉल्यूम स्ट्रेंथ यहां पुट करने का, परसेंटेज स्ट्रेंथ निकाल लेने का। क्लियर? बोलो समझ में आया क्वेश्चन? एक और तरह का क्वेश्चन आपको समझाता हूं, लिखिएगा प्लीज, लिखिएगा क्वेश्चन। A 5 centimeter cube of H2O2 solution, a 5 centimeter cube of H2O2 solution liberates a 5 centimeter cube of H2O2 solution liberates 0.508 gram of iodine, 0.508 gram of iodine from acidified Ki solution. From acidified Ki solution. Calculate the strength of H2O2. Calculate the strength of H2O2 in terms of volume strength. In terms of volume strength. So, मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें बेसिकली हमें यहां पे इक्वेशन का इस्तेमाल थोड़ा सा करना पड़ता है। वैसे उसका शॉर्टकट भी बता दूंगा। अगर आप में से किसी को आता है ये क्वेश्चन तो वेरी वेल डन, नहीं आता थोड़ा समझ लीजिएगा ताकि मैं क्लियर कर सकूं। देखो हमें बोला 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2O2 लिबरेट्स 0.508 ग्राम ऑफ आयोडीन फ्रॉम एसिडिफाइड KI सॉल्यूशन। ठीक, अगर KI है और मैंने बोला एसिडिफाइड है और इसमें आप H2O2 डाल रहे हो, तो पहले इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ये अच्छे से तुम जानते हो कि ये आयोडीन देगा, एक बात, K2SO4 देगा, दूसरी बात, और वाटर देगा, तीसरी बात। तो इसके आगे 2 लगाएंगे तो बेटा पोटाशियम भी 2 हो जाएंगे, आयोडीन भी 2 हो जाएंगे, वो तो बैलेंस हो ही गया। ठीक, सल्फेट हमारे पास यहां पर कितने होंगे भाई, 1, वहां पे 1, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा तो यहां 2 लगाएंगे, सो आई थिंक सो इक्वेशन इज बैलेंस्ड नाउ। सारी जगह से इक्वेशन बैलेंस्ड है ना भाई? कोई दिक्कत है क्या? ठीक, ये इक्वेशन है हमारे पास। और हमसे बोला गया कि 5 सेंटीमीटर क्यूब जो है H2O2 सॉल्यूशन की,
वो कितना आयोडीन लिबरेट कर रही है वो हमें दे दिया गया। लेकिन हमें बेसिकली क्या चाहिए, हमें तो बहुत लंबा कार्यक्रम था, हमारे को तो इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ चाहिए। तो दो चीजें हो सकती थी बेटा जी, या तो हम ये देख लें कि पहला लंबा कट ये कि इसको अगर हम देखें तो हमें समझ में आता है कि H2O2 का 34 ग्राम, क्योंकि वेट के हिसाब से लिखते हैं यहां पर, will liberate how much, 254 ग्राम। 254 ग्राम जो है वो लिबरेट हो रहा है किससे, 34 से। और हमारे पास जो आयोडीन का वेट लिबरेट हुआ है वो 0. कितना है, 0.508 ग्राम ये लिबरेट हुआ है। वो कितने वेट से हुआ है वो देखना पड़ेगा। तो हमें समझ में आता है कि 254 ग्राम ऑफ आयोडीन is liberated by 34 ग्राम H2O2। तो 1 ग्राम will be liberated by 34 by 254 और 0.508 ग्राम is liberated by 34 by 254 into 0.508। बेटे जी आप इसको सॉल्व करते हो, ठीक, तो आपको समझ में आता है 0.068 ग्राम आ जाएगा। सॉल्व करोगे 0.068 ग्राम, ये दो से ही कटना है, ठीक। अब ये H2O2 प्रेजेंट है और वॉल्यूम हमें H2O2 की ऑलरेडी दे रखी थी 5 मिलीलीटर। दैट मींस दिस इज वेट ऑफ H2O2 और वॉल्यूम जो है वो है 5 मिलीलीटर। अब निकालनी है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो सीधे निकालना वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 5.6 into 2 into given weight upon molar mass is 34 into वॉल्यूम मिलीलीटर में तो इंटू क्या आ जाएगा 1000। सिंपल। अब हमारे को वेट भी दिया गया है और वॉल्यूम भी दिया गया है, तो पुट करो तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो होगी वो 5.6 into 2 into 0.068, ठीक, into 1000 डिवाइडेड बाय 34 into वॉल्यूम कितना है 5। लो जी सॉल्व करो, आंसर चुटकियों में बाहर आ जाएगा बच्चे। अगर बुक में देखो लंबा चौड़ा क्वेश्चन होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी था, है ना। शॉर्टकट तो अपन तेरे को पता, तुम्हें पता है कि निकाल ही लेंगे। शॉर्टकट क्या था, आप ये देख लेते कितने इक्विवेलेंट्स आयोडीन के बने, कितने इक्विवेलेंट आयोडीन के बने, ठीक। इक्विवेलेंट कैसे निकालते, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। कितने इक्विवेलेंट आयोडीन के बने वो देख लेते, उतने इक्विवेलेंट H2O2 के यूज होते, उससे उसकी नॉर्मेलिटी आ जाती, सीधे निकाल देते। तो चाहे ये लगा दो वो लगा दो एक ही बात है, ठीक। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अगर इक्वेशन कभी नहीं आती तो सीधे देख लो कितने इक्विवेलेंट्स बने हैं। ये तो इक्वेशन इजी थी इसलिए मैंने बनवा दी। अगर इक्वेशन नहीं आती तो सीधे देख लो कितने इक्विवेलेंट्स। इक्विवेलेंट कैसे निकालो, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, उससे इक्विवेलेंट निकाल लेना और उतने इक्विवेलेंट आपके H2O2 के यूज हुए होंगे बेटा जी। क्लियर, क्योंकि ये समझ में आ रहा है कि 1 इक्विवेलेंट इज गिविंग 1 इक्विवेलेंट, वो तो होता ही है, ठीक। तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे। तो बोलो बेटा H2O2 की परसेंटेज स्ट्रेंथ एंड ऑल, ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। सो दिस इज इट विद दैट ऑफ हाइड्रोजन। मैंने हाइड्रोजन का एक एक पुर्जा आपको क्लियर कर दिया है। अब एक और छोटी सी बात हमारे पास है, दैट इज हैवी वाटर। तो चाहता हूं जाने से पहले इसको भी अपन कर ही ले, ठीक। हैवी वाटर क्या होता है, ठीक। मैंने आपको बाकी सब कुछ बता दिया है।
तो लास्ट चीज है हैवी वाटर। और कहां यूज होता, क्या इसका काम है? हैवी वाटर D2O होता है बेटा, यानी ड्यूटीरियम का ऑक्साइड इज हैवी वाटर। गॉट इट और नॉट? अब जो हैवी वाटर होता है, अगर मैं इसकी प्रेपरेशन की बात करता हूं, हैवी वाटर जो होता है, देखो बच्चे, इसमें ड्यूटीरियम यानी हैवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक। ये कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको क्लियर करता हूं। अगर हम प्लेन वाटर लेते हैं, अगर हम प्लेन वाटर लेते हैं, तो उसमें अगर हम इन प्लेन वाटर जो वाटर हम पीते हैं, उसमें H2O और D2O की जो रेशो है वो है 7000:1। कहने का मतलब प्लेन वाटर में 7000 मॉलिक्यूल्स के बीच में एक D2O जरूर होता है, ठीक, एक D2O जरूर होता है। और क्योंकि ड्यूटीरियम हैवियर आइसोटोप है तो इसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका टूटना मुश्किल है, जबकि H2O का टूटना थोड़ा इजी है। तो कहने का मतलब ये होता है कि H2O can be more easily converted into hydrogen and oxygen. H2O2 can be more easily converted into hydrogen and oxygen than D2O. D2O के मुकाबले हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O से ज्यादा इजीली बना सकते हैं, ठीक है बच्चे। इसी चीज को लेकर के हम क्या करेंगे, रिपीटेड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्लेन वाटर करते रहेंगे। नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं इसमें, रिपीटेड, देयरफॉर रिपीटेड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज डन, ठीक। 6 स्टेज होते हैं बेटा इसमें, ठीक। पहले स्टेज 30 सेल्स के साथ शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है जी। यानी मैं यहां से शुरू करता हूं, चलो मैं ऐसे बता देता हूं भाई, लाइट चले गई हमारे यहां, ऐसे बता देता हूं। देखो ऑर्डिनरी वाटर जो होता है उसमें मैंने कहा कि 3% तक, मतलब हम ये थोड़ा सा NaOH डाल देंगे 3% तक, क्योंकि ऑर्डिनरी वाटर जो होता है बेटा, ऑर्डिनरी वाटर बेसिकली हम बोलेंगे कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो गुड कंडक्टर होता नहीं है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बेटा ऑर्डिनरी वाटर। समझ में आई मेरी बात? सो एज ऑर्डिनरी वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें थोड़ा सा NaOH डाल दिया करते हैं। अब थोड़ा सा NaOH डालेंगे, ठीक, और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी शुरू करेंगे। पहले स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में, देखिए यहां पे मैं कुछ स्टेजेस बना देता हूं ताकि आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। स्टेज 1, फिर स्टेज 2, फिर स्टेज 3, ठीक है जी। इसी तरह से फिर स्टेज 4, स्टेज 5 एंड स्टेज 6। 6 स्टेजेस में बटा हुआ ये रिएक्शन है बेटा। तो मैं आपको हर एक स्टेज में ले जाता हुआ बता देता हूं। शुरुआत में हमने यहाँ पे 30 सेल्स लगाए, ठीक। वोल्टेज पास ऑन की इसमें 110 वोल्ट, 110 वोल्ट्स, ठीक है जी। और 72 आवर्स के लिए यहां पे बेटे मैंने इलेक्ट्रोलिसिस करी, ठीक। यहां पास ऑन क्या किया था आपने, यहां पास ऑन किया था वाटर, प्लेन वाटर containing 3% NaOH, ठीक है जी। अब क्या होगा कि यहां से मैंने आपको बोला
कि भैया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होती है, ठीक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होती है प्लेन वाटर से आसानी से टूटती है, D2 नहीं टूटता है। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास इसमें इलेक्ट्रोलिसिस होगी और इससे H2 एंड O2 बाहर निकल जाएगी। ये डिस्कार्ड कर दिया हमने, क्योंकि ये थोड़ी चाहिए हमारे को, डिस्कार्डेड। तो वाटर में H2O की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, D2O की ज्यादा हो जाएगी। तो इस स्टेज पे आकर के, इस स्टेज पर आकर के, जब हम इस स्टेज पे आएंगे, जस्ट अ सेकेंड, ये बना दे पूरी स्टेजिंग, ठीक। इस स्टेज पे आके लगभग हमारे पास 2.5% D2O हो जाएगा, 2.5% D2O हो जाएगा। अब हम सेकंड स्टेज की बात करेंगे बेटा, ठीक। सेकंड स्टेज में हमने 6 सेल लेने, जैसे ऊपर कितने सेल लिए थे बच्चों, ये याद रखने की जरूरत नहीं होती है, तो वैसे बता रहा हूं। अब इससे हम हाइड्रोजन भी लेंगे, ऑक्सीजन भी लेंगे, और हो सकता है कुछ D2O भी हमारे पास निकल जाए, D2 भी निकल जाए, ऐसा हो सकता है। तो कोई बात नहीं, हम इसको बर्नर में से पास ऑन करेंगे। बर्नर, तो बर्नर इन दो को जला के फिर से H2O D2O बना देगा, उसको फिर से फर्स्ट स्टेज में डाल देंगे। यानी यहां से हमने इलेक्ट्रोलिसिस की, H2O बना, O2 बना, D2 भी थोड़ा बहुत निकला होगा, हमने उसको जला दिया, जला के फिर वाटर और D2O दोबारा बना, फर्स्ट स्टेज में फिर डाल दिया। बट यहाँ वाटर ज्यादा टूटेगा, D2O वेरी कम टूटेगा, तो यहाँ कंसेंट्रेशन लगभग 12% तक हो जाएगी, ठीक है जी। फिर थर्ड स्टेज आ जाएगी, थर्ड स्टेज में फिर दोबारा से ऐसे ही होगा, थर्ड स्टेज दोबारा से ऐसे ही होगा, यहां पे भी हमारे पास D2O निकलेगी, ठीक है जी। यानी यहां पे हमारे पास H2 प्लस O2 प्लस D2, ठीक। इसको बर्नर से क्रॉस करके हम किस में डाल देंगे, सेकंड स्टेज में डाल देंगे, ठीक। मतलब थर्ड से सेकंड में ये गैसेस जला करके पिछले पिछले में, और वाटर आगे आगे ले जाते रहेंगे। तो अल्टीमेटली जब आपका बेटा फिफ्थ स्टेज आ जाएगा, फिफ्थ स्टेज पे 99% हमारे पास, आफ्टर दिस फोर्थ स्टेज, यहां पे 99% D2O हो जाएगा, 99% D2O हो जाएगा, ठीक है जी। और फिर आप क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो D, और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो D2 एंड O2 भी मिलेगा, उसको बर्नर से पास करवा दीजिएगा और प्योर D2O बन जाएगा। तो ये रिपीटेड इलेक्ट्रोलिसिस है, ऐसे आगे करते रहेंगे, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज पे लगभग 99% हमारे पास बन जाएगा ये, ठीक। और फिर उसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, D2 और O2 बाहर निकालेंगे, उसको बर्नर से पास ऑन करेंगे, प्योर D2O बन जाएगा। तो ये स्टेप्स हैं बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर के, जिससे आप इजीली समझ सकते हो कि भाई D2O कैसे बन सकता है। अब अगली बात, D2O की प्रॉपर्टीज की बात करें, देखो बेटा D2O जो होगा, ठीक, उसमें बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, मॉलिक्यूलर मास तो ज्यादा है ही है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा, तो मेल्टिंग पॉइंट भी थोड़ा ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़ा ज्यादा होगा, डेंसिटी भी थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, यानी इट एब्जॉर्ब्स मोर हीट, it absorbs more heat as compared to plain water, as compared to plain water। बेटा प्लेन वाटर के मुकाबले ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है,
और ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए इसको ऐसी जगहों पे यूज किया जाता है जैसे मॉडरेटर, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, जहां कहीं हीट का आपको एब्जॉर्प्शन करना होता है, वहां हम इसको यूज करते हैं। ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है बेटा, ठीक। इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी ज्यादा हीट रिलीज होगी बनते समय, सरफेस टेंशन इसकी कम होती है, लेस सरफेस टेंशन। सब कुछ ज्यादा है लेकिन सरफेस टेंशन कम है, लेस सरफेस टेंशन। बाकी सारी प्रॉपर्टीज ज्यादा होती है, सरफेस टेंशन कम होती है बेटा, समझ में आई? हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा होती है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होती है, सारा कुछ ज्यादा होता है। नाउ यूज की बात करते हैं, इसकी यूज, ठीक, यूज की बात करेंगे, यूज की। तो सबसे पहला यूज होगा, ये यूज होगा इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर में दो काम करता है। नंबर वन, एक तो मॉडरेटर का काम करता है, एक तो मॉडरेटर का काम करता है। मॉडरेटर क्या करता है? स्लो डाउन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और दूसरा ये कूलेंट का काम करता है, कूलेंट यानी एब्जॉर्ब्स हीट, ठीक। कूलेंट का भी काम करता है, मॉडरेटर का भी काम करता है, दो इंपॉर्टेंट वर्क है बेटा इसके, ठीक, क्लियर। उसके बाद ये पहला हो गया, न्यू मॉडरेटर क्या होता है? विच एब्जॉर्ब्स हीट बेसिकली, ठीक। और ऑब्वियसली इसी की स्टीम बनती है, जब ये हीट को एब्जॉर्ब करता है इसी स्टीम बनती है, स्टीम से प्रेशर बनता है, प्रेशर से टरबाइन मूव करती है, तभी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो मेन तो काम ही इसका है, समझ में आई बात? अब दूसरा जो हमारे पास इसका यूज आता है बेटा, इन ट्रेसर टेक्निक्स, इन ट्रेसर टेक्निक्स। इन ट्रेसर टेक्निक, बेटा ट्रेसर टेक्निक की बात करें तो ये ऑब्वियस है, जैसे हमने बेटा कई जगहों पे जैसे एस्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म पढ़ना है, तो हमें मैकेनिज्म पढ़ने के लिए एक हेवियर आइसोटोप की जरूरत होती है, ठीक। तो वहां पे यूज होता है बेटा, ट्रेसर टेक्निक में यूज होता है, ठीक। फिर कई एक्सचेंज रिएक्शंस में यूज होता है, ठीक, कई एक्सचेंज रिएक्शंस में यूज होता है। एक्सचेंज रिएक्शंस। एंड माइंड वन थिंग, जहां कहीं पे भी हीट की एब्जॉर्प्शन चाहिए होती है, जैसे कैलोरीमीटर्स वगैरह, वहां हम D2O को प्रेफरेबली यूज कर लेते हैं, वहां D2O को प्रेफरेबली यूज कर देते हैं, ठीक। बेटा अगर आप बोले सर एक्सचेंज रिएक्शन नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूं। H3PO2 बेटा, ये हमारे पास जो है H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। बेटे ये ना मोनोबेसिक होता है, ये कैसा होता है? मोनोबेसिक। और यहां देखने से क्या लग रहा है? यहां देखने से ट्राइबेसिक लग रहा है, होना कैसे चाहिए? मोनोबेसिक, ठीक है। देखने से कैसा लग रहा है? ट्राइबेसिक। हमें प्रूव करना है ये मोनोबेसिक है, तो हम इसका रिएक्शन करेंगे D2O के साथ। क्योंकि ड्यूटेरियम की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, तो ये इस H को, और H आसानी से टूट जाएगा क्योंकि H की बॉन्ड एनर्जी कम होगी, D की ज्यादा होगी, तो H इजीली टूटेगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, यहां बनेगा D, H2PO2 और प्लस DOH, यानी इस एक H को इस D से रिप्लेस कर दिया। अगर इसकी बेसिटी 3 होती तो तीनों H रिप्लेस होते,
दो होती दो एच रिप्लेस होते, पर एक है इसलिए एक एच रिप्लेस हुआ है। तो दिस इज हाउ वी कैन इजीली यूज इट फॉर एक्सचेंज रिएक्शंस, जिससे हमें एसिडिक हाइड्रोजन के बारे में पता चल जाता है। समझ में आ गई बेटे बात? क्लियर बच्चों? तो ये हमारे पास इसमें कुछ खास है नहीं बेटा आदित्य, और ये हमारे पास जो है, और उससे पिछली वाली स्लाइड्स मिल नहीं सकती अभी, ठीक, वो अभी गायब हो गई। ओके, सो माय डियर बच्चों, इस तरह से करके व्हाट यू कैन से कि हम D2O का यूज कर सकते हैं, और यहां हाइड्रोजन मैंने खत्म करवा दिया, ठीक। नाउ हाइड्रोजन का एक एक पुर्जा पुर्जा आपको क्लियर किया गया है। एवरी सिंगल थिंग हैज बीन